नाज़रीन आदाब। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि आपको इल्म है कि हम अपने इस प्रोग्राम में अलग अलग अमराज के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से उन अमराज से बचा जाए और कैसे आप और हम सेहतमंद रह सकते हैं। लेकिन आज सेहत की बात में हम कुछ जुदा करने जा रहे हैं, किसी अलग मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। बात तो सेहत की ही है लेकिन थोड़ी सी हटकर है। जी हाँ, वैसे तो हमारी ये दुआ है कि आप और हम किसी भी ऑपरेशन से ना गुजरें, लेकिन ये ज़िंदगी है साहब। छोटे मोटे सर्जरीज, छोटे मोटे ऑपरेशंस तो अब बहुत ही मामूली बात हो चुकी है। बात यहाँ पर यह है कि जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं उस वक्त हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हुआ है, कौन कौन डॉक्टर्स ने हमारे ऊपर तहकीकात की है या सर्जरी की है या हम पर क्या क्या किया है। और जब ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है हम और आप जो हैं वो पूरी तरीके से बेहोश कर दिए जाते हैं। आखिर ये बेहोश करना क्या होता है, ये बहुत ही पेचीदा मामला है और इन पेचीदगियों को देखने के लिए वहाँ पर एक बिल्कुल अलग डॉक्टर होता है। कौन होता है वो डॉक्टर, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और ये पेचीदा मामला होता क्यों है, आज सेहत की बात में हम इसी पर बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर तशरीफ़ रखती हैं उनका नाम है डॉक्टर ललिता चौधरी। आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर। डॉक्टर ललिता, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम सेहत की बात में। बहुत अब मामूली सी बात हो गई है कि छोटी मोटी परेशानियों के लिए भी हमें सर्जरी से गुजरना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर में हमें जाना पड़ता है। सुन के वैसे बड़ा डर सा लगता है कि ओटी में जा रहे हैं, और जब ओटी में जाते हैं तो एक आम आदमी को ये पता है कि जी बेहोश होना है। ये जो बेहोश होने का मामला है इसको आप अपने मेडिकल ज़बान में क्या कहते हैं और ये होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एनेस्थीसिया है क्या। अच्छा। एनेस्थीसिया मीन्स बेहोशी, और उस पार्ट्स को सुन कर देना जहाँ पे सर्जरी होनी है। अच्छा। और ये भी अलग अलग किस्म का है जी। जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं एक में, लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं और रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और जनरल एनेस्थीसिया में पूरे आदमी को हम बेहोश कर देते हैं। बिल्कुल। और रीजनल में पार्ट्स, बॉडी के किसी हिस्से को हमने सुन कर दिया है जी। और लोकल में एक छोटा सा पार्ट हमने सुन किया है। हाँ। सो सर्जरी जो है वो पेनफुल होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और मरीज बेचारा इतने पेन से जा रहा होता है, उसके अंदर एक एंग्जाइटी भी होती है जी कि मेरे साथ होगा क्या। तो यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट और बेहोशी वाले डॉक्टर का बड़ा रोल है। जाहिर सी बात है। बिकॉज जो हम बेहोशी की दवाइयाँ देते हैं वो हम पेशेंट की वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। अच्छा। और ये बहुत ही मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, ये बहुत डेंजरस दवाइयाँ होती हैं। इसलिए जो है एनेस्थेटिस्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ। पड़ती है। तो जैसे आपने कहा कि एनेस्थीसिया, एक आम इंसान इसको ऐसे समझे कि बेहोश उसको किया जाता है, तो यहाँ पर अब जो अगला सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी सर्जरीज हैं, कौन से ऑपरेशंस हैं या सभी सर्जरीज में एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है? या सभी सर्जरीज में एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। जो आज की डेट में यदि एनेस्थेटिस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो मुझे अपने व्यूअर्स को कहना है कि प्लीज़ एनेस्थेटिस्ट के बारे में ज़रूर जानिएगा, क्योंकि हर दवाई के अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं जो आपके जो आपकी सांस की नली पे और दिल पर असर कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे बेहोशी वाले डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है। अमूमन ये देखा जाता है कि बेहोशी वाले जो डॉक्टर हैं या अगर मैं आपकी ज़बान में बात करूँ, एनेस्थेटिक्स जो हैं, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि एनेस्थेटिक कौन था। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें और पब्लिक हेल्थ और अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल। हमें अपने मरीज़ को उसको विजिट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्जरी से पहले। अच्छा। क्योंकि हम जब देखते हैं कि मरीज़ को ये नहीं पता कि उसको होने क्या जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप इसको बोलते हैं, किसी भी ऑपरेशन से पहले
वो चेकअप को हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप बोलते हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया प्री एनेस्थेटिक चेकअप, इसी पे हमारा सवाल है कि इसमें आप मरीज की किस हिस्ट्री का पता करने की कोशिश करते हैं? इसमें हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, ओके, कौन कौन सी वो दवाइयों पर है, हाँ हाँ, क्या क्या चीजें उसके साथ हो रही हैं। अच्छा, कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है, अच्छा, से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर, डायबिटीज मेलाइटस जी, और दी ब्रोंकियल एस्थमा, दमे की शिकायत। दमे की शिकायत, अच्छा, तो ये जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम वो दवाइयाँ ना दे पाएँ जिनसे ये चीज़ें और वर्सन हो जाए। मसलन एक मरीज़ है, वो हार्ट की सर्जरी के लिए जा रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी है, और ख़ास तौर से जो कार्डियक सर्जन होते हैं वो इसको अंजाम देते हैं पूरा। यहाँ पर मरीज़ क्या बिलखुसूस स्पेशली आपसे मिले, या आप कार्डियक सर्जन के मशवरे से ही मरीज़ से मुलाकात किए बगैर ही उसको बेहोशी की दवा देते हैं? नहीं, क्या तरीक़ाकार है? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी कोई पेशेंट, चाहे वो इलेक्टिव हो, रूटीन सर्जरी के लिए जा रहा हो या इमरजेंसी हो, अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि एनेस्थेटिस्ट विल पे द विजिट, ही इज गोइंग टू अटेंड द मरीज ऑपरेशन से पहले। अच्छा अच्छा, तो आप मरीज को विजिट करते हैं ऑपरेशन से पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कानून के दायरे में ये चीज़ आ चुकी है, या आप अपने ही लेवल पर इनिशिएटिव लेते हुए आपने इस चीज़ की शुरुआत की नहीं है? नहीं, ये कानून के दायरे में आ चुकी है, क्योंकि इसमें एक ब्लेम गेम होती थी कि बेहोशी की दवाई से मरीज मर गया। अच्छा अच्छा, इसलिए जो है व्यूअर्स का ये को जानना बहुत ज़रूरी है कि एनेस्थेटिस्ट को उसको जाना ही है, उसको जरूर जाने कि एनेस्थेटिक कौन है, और एक बार मुलाकात कर ले अगर एनेस्थेटिक से, तो ये और भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बात बताई थी डॉक्टर ललिता कि आप वज़न के हिसाब से जो है वो डोज देती हैं। अगर कोई मरीज़ शराब का आदी है या तंबाकू जो है वो लेता है मुसलसल, तो ऐसे केस में क्या ये दवा की डोज अप डाउन होती है? बिल्कुल। यदि पेशेंट से अल्कोहल ले रहा है 20-25 साल से, उसकी जिगर और गुर्दों पे अल्कोहल का असर देखने को मिलता है। ओके। इस दौरान कुछ दवाइयां हम घटा देते हैं और कुछ दवाइयां हम बढ़ा देते हैं। जो हम दवाइयां देते हैं वो 24 घंटे से ज़्यादा शरीर में नहीं रहती हैं। जो एनेस्थीसिया की दवाई होती है, जो एनेस्थेटिस्ट जो दवाइयां यूज़ करता है बेहोशी के लिए, वो दवाइयां बड़े माइक्रोग्राम में हम देते हैं। वो बॉडी में सिर्फ 24 घंटे रहती हैं, सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। उसके बाद उनका असर खत्म हो जाता है। असर खत्म। तो ये और किसी भी सर्जरी के लिए एनेस्थेटिस्ट इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है जितना कि सर्जन। जितना सर्जन जिम्मेदार है उतना ही एनेस्थेटिक जिम्मेदार है, और इसको हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अप टू 48 आवर्स है ऑफ दिस सर्जरी। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव जो पीरियड है 48 आवर्स तक वी शेयर्ड, सारी जिम्मेदारी हम दोनों की ही है। दोनों की है, इक्वली। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि कई बार पेशेंट्स की एक सर्जरी हुई, जिस्म के किसी भी हिस्से की हुई सर्जरी, उसके बाद 2-3 साल के बाद दोबारा से सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई है उसको। तो मुझे ये बताएं कि जो एनेस्थीसिया है ये बार बार लेना क्या ख़तरनाक हो सकता है? आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक पेशेंट से रूटीन सर्जरी के लिए हम जरूर कहेंगे भाई 6 महीने का आप रेस्ट ले लो। ओके। यदि वो जो है इमरजेंसी सर्जरी के लिए आ रहा है तो हमें उसको लेना ही होगा, थोड़ा सा रिस्क बताते हुए, थोड़ा सा रिस्क बताते हुए, जिससे कि बॉडी जो है टेक्स टाइम, बॉडी शरीर टाइम लेता है उस चीज़ के लिए आने के लिए। इसलिए जो है एनेस्थीसिया की जो दवाइयाँ हैं आजकल बहुत अच्छी आ गई हैं। पहले हम क्लोरोफॉर्म यूज़ करते थे, बिल्कुल वही मैं कहने वाला था, ईथर यूज़ करते थे। हाँ जी, तो वो बहुत डेंजरस होते थे हार्ट के लिए भी और लीवर के लिए भी। इसलिए जो है अब वो सब आउटडेटेड चीज़ें हो गई। अब हमारे पास में ऐसी दवाइयाँ हैं वो 24, मैं बता रही हूँ 24 घंटे से ज़्यादा रहती ही नहीं है, बाहर आ जाती हैं जिस्म से। अच्छा, अभी आपने जनरल एनेस्थीसिया की बात की, बताया था जनरल एनेस्थीसिया है, तो किस किस को और कब ये जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है? मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। से यहाँ पे आजकल गॉल स्टोन सुना होगा? हाँ, बिल्कुल।
बड़ा पीत की कॉमन थैली में, हाँ, पीत की थैली में पत्थर हो। जी। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस पार्ट की सर्जरी है, हमें किस में जनरल एनेस्थीसिया देना है और किस में हमें रीजनल एनेस्थीसिया देना है। अच्छा, हाँ। अच्छा। से अब पेशेंट आती है सिजेरियन सेक्शन के लिए, बिल्कुल ठीक तो है। उसमें हम रीजनल एनेस्थीसिया देंगे, जिसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ओके। उससे जो है नीचे का हिस्सा सुन हो जाता है और ऊपर से हम सोने की दवाई दे देते हैं, जिससे पेशेंट जो है ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेस घबराए ना, कि बिल्कुल। एक अपनी जो सराउंडिंग्स है हाँ। उससे हट जाए। हाँ। डेंटिस्ट की अगर हम बात करें तो मैंने देखा है कि वो वहीं पर गम्स में ही बड़ा लोकल सा एनेस्थीसिया देकर और बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी करते हैं, तो ये सही है, इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं है? ये वैसे सही नहीं है आज की डेट में, चाहे वो कॉर्पोरेट ले लो, गवर्नमेंट सेटअप ले लो, इवन डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए भी उसको एनेस्थेटिस्ट के पास जाना ही होगा। क्योंकि जो दवाइयाँ डेंटल सर्जन यूज़ कर रहा है उससे यदि एलर्जिक हो जाती है तो डेंटल सर्जन उसको नहीं संभाल पाएगा। ये अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बाकायदा तौर पर ये लिखा होता है क्रिटिकल केयर यूनिट, CCU। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको तफसील से आप हमें बताएं, ये है क्या? क्रिटिकल केयर का मतलब है ऑल इमरजेंसी कंडीशंस विच रिक्वायर, जिनको जो है जिनके दिल को और फेफड़ों को दवाइयों की ज़रूरत है। अच्छा। इसके लिए उसको क्रिटिकल केयर यूनिट्स हमने बनाई हुई हैं। जी बिल्कुल। जहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता। ओके। इसमें जो है नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है इसी चीज़ के लिए कि इतने सिक पेशेंट को आपने कैसे संभालना है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो मरीज है वही हमारा सब कुछ है, तो वो उसको हमने कैसे जेंटल केयर उसको देनी है, अच्छी केयर क्या देनी, हेड टू टो, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ही इज वेरी सिक, इसलिए जो है उनको इन यूनिट्स में रखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी इमरजेंसी आपके दायरे में कौन कौन सी चीज़ें आप लाना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, क्या क्या परेशानी है? सबसे पहले मैं यही बताऊंगी, यदि सर्जरी से रूटीन हो रही है, उस सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल ठीक, या किसी दवाई से एलर्जी हो जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं 24 घंटे के लिए हम पेशेंट को क्रिटिकल केयर में रखेंगे। ओके। टू सी कि उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए। अब दूसरा मैं बताऊंगी शुगर का मरीज, बिल्कुल ठीक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जिसका ब्लड शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो उसके ब्रेन में, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगा। ऐसे पेशेंट भी जो है क्रिटिकल केयर मांगते हैं। ओके। पेशेंट से COPD, ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकियल अस्थमा, दमा बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसे मरीज को भी क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है। उसमें हम सांस लेने वाली मशीन पे मरीज को रखते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें इमरजेंसी कह लें उसको या क्रिटिकल, अब आज की डेट में इसको हम मेडिकल इमरजेंसी मेडिसिन बोलते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन का नाम दिया गया है इसको। इनके अलावा अगर मान लीजिए खुदा न खासा किसी को कोई परेशानी हो गई, घर में बिच्छू ने काट लिया मान लीजिए, या बंदर ने काट लिया है, बड़ी वाक़यात आज की तारीख में हो रहे हैं, तो इनको भी क्या हम इमरजेंसी मेडिसिन में शामिल करें? बिल्कुल। से स्कॉर्पियो बाइट, हाँ, एकदम से जहर फैल जाना शरीर में, बिल्कुल शरीर अपनी जान छोड़ देता है, ऐसे मरीजों को सांस की मशीन पे रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। फ्लूइड्स, पेशेंट मुंह से नहीं खा सकता, उसको IV फ्लूइड्स पे भी रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। जब तक वो टॉक्सिन बॉडी से बाहर ना चला जाए। इंडिया में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, जो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग है, हमारे किसान लोग उनको पता नहीं होता कैसे स्प्रे किया जाता है, तो वो हमारे पास में बहुत केसेस आते हैं। अच्छा। सफदरजंग इज फुल ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स। किस तरह के केसेस हैं, थोड़ा सा बताएं। जैसे पॉइजनिंग है, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, जो दवाइयाँ हम अपनी गेहूं में रखते हैं, सल्फा जिसको बोलते हैं, उसको वो ले लेता है, और ये एकदम से डायर इमरजेंसी हो जाती है कि मरीज को क्रिटिकल हमें लेना पड़ता है। अच्छा।
तो ये पेस्टिसाइड्स की बात हो गई। इस पेस्टिसाइड की जब हम बात करें तो हम घरों में भी देखते हैं कि बहुत आम बड़ी परेशानी है, चूहे हैं या इस तरीके के पेस्टिस बहुत घूमते रहते हैं। क्या कभी ऐसा कोई मामला आपके सामने आया है कि इन चीज़ों से कोई मरीज एकदम इमरजेंसी केस बना हो? यस, यही तो है। हाँ। ये क्योंकि आम जनता को इस चीज़ का नहीं पता है, हाँ, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता है और डेली बेसिस पे हमारे इन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब क्या है कि आजकल न्यूअर पेस्टिसाइड्स आ गए हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इन शहरों में हमारे ये नहीं हमें केसेस मिलते हैं। हाँ। जो नियर बाय विलेजेस हैं, हाँ, गांव हैं, जी। वहाँ से मरीज हमारे पास में आता है और बहुत ही ख़राब कंडीशन में आता है। उसमें 7 से 10 दिन लग जाते हैं निकलने में। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या अलामात होती हैं, किस तरह से मरीज परेशान होता है? आपको ये क्या डिपेंड लगता करता है कि ये हमसे पेस्टिसाइड्स मैं लेती हूँ। तो पेस्टिसाइड, ये बिल्कुल। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, ये जो हमारे अंदर ट्रांसमीटर्स होते हैं, बॉडी हमारी ट्रांसमीटर्स पे जी, चलती है, बिल्कुल, केमिकल बिल्कुल, ट्रांसमीटर्स। बिल्कुल। ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस उसकी रिलीज को बंद कर देते हैं और अपना असर दिल पे, गुर्दों पे, फेफड़ों पे और दिमाग पर ये दिखाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। उसके लिए अलग से दवाइयाँ होती हैं जिनको हम एंटीडोट बोलते हैं। एंटीडोट्स, एंटीडोट्स। राइट। वो जो उनके जो इफेक्ट्स हैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इसमें मरीज को लग जाता है 10 से 15 दिन। 10 से 15 लगते हैं। तो ये आप इमरजेंसी मेडिसिन के जैसे तहत डायर ही लिया इमरजेंसी। जाता है। डायर इमरजेंसी हो गई। अगर हम मौसम की तब्दीली की बात करें, इस वक्त डेंगू का हालात बड़े नासाज चल रहे हैं और चिकनगुनिया भी इसके साथ साथ चल रहा है। क्या इन परेशानियों को भी आप इमरजेंसी मेडिसिन में शामिल करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। आज की डेट में डेंगू, चिकनगुनिया ये बहुत ही वर्ष पे है। हाँ, बिल्कुल। इसमें पब्लिक को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ओके। पैनिक जो अटैक्स हैं वो हाँ, प्लीज़ ना करें। यदि प्लेटलेट लो भी है तो उसके साथ में यदि कोई सिम्टम नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक इसमें है। आपको जो है अपना फ्लूइड स्टेटस कि ओके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और आपको जो है सिर्फ दर्द की और बुखार की गोली लेनी है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि जो डेंगू फीवर है ये मच्छर से वायरस होता है। ये वायरस को टाइम लग जाता है मरने के लिए। जाहिर सी बात है। उसमें 6 से 7 दिन लग जाते हैं। 6 से 7 दिन हाँ लग जी, हाँ जाते जी। हैं। बॉडी ओके। उसको क्लियर करती है 6 से 7 दिन और टॉक्सिन जो है मरता है। अच्छा, अच्छा। अब इसके साथ साथ जैसे आप इमरजेंसी की बात कर रही हैं तो बुनियादी इमरजेंसीज भी होती हैं, बेसिक लाइफ इमरजेंसीज होती हैं, तो इसके बारे में हम चाहें थोड़ी सी आप रोशनी डालें। इसको आज की डेट में हम इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट। अच्छा, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट ओके। से एक ले पर्सन जो जिसको मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में उसको हम ट्रेन कर रहे हैं और एम्बुलेंसेस हम बढ़ा रहे हैं और उसका जो है हम फ़ोन भी बताते हैं कि कोई मरीज़ यदि गिर जाता है सड़क पर, उसको प्लीज़ ऐसे मत निकल जाओ, उसको ये देखो कि उसको हुआ क्या है। ये जो भीड़ में जो है, एक तो भीड़ नहीं होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। और बिल्कुल। आपके पास में 100 नंबर है, पुलिस को कॉल करिए एंड द पुलिस हैज़ सारी वो अपनी जिम्मेदारी निभाती है। फिर वो जो है एम्बुलेंस का नंबर आपको बताएगी और आपको मरीज़ को कहाँ लेके जाना है वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, क्या हॉस्पिटल्स की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, क्या ये लोगों में इसकी बेदारी बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या हुकूमत की जानिब से कुछ किया जा रहा है? हाँ, हमारी सरकारें कर रही हैं। हाँ, किस तरीके के वो जो है प्रोग्राम्स हैं? एम्बुलेंसेस पे खर्च कर रही हैं, डॉक्टर्स को जी। इस प्रोग्राम से, हमने अभी दिल्ली पुलिस को इस प्रोग्राम से वो कराया था। अच्छा, अच्छा। हमने क्लासेस ली थी, अच्छा। बेसिक लाइफ सपोर्ट पे क्लास ली थी। हाँ, हाँ। कि आपको यदि ऐसा मरीज मिलता है तो आपको ऑक्सीजन कैसे देनी है। ओके। आपको अपना जो है, यदि आपके पास हैंडकर वो है, रुमाल है तो रुमाल यूज़ करिए। करिए। हाँ, नहीं तो नहीं भी है हाँ, तो आप जो है ऐसे वो करके अपने सांस से उसको सांस ले सांस सकते हो। लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक को बोलिए आप प्लीज 100 डायल करिए बिल्कुल, एंड बिल्कुल। रेफर टू हायर सेंटर। ओके। जिंदगी बचाना उस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़रूरी है। important है, तभी बहुत वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास बेसिक लाइफ सपोर्ट होगा। तो ये जो आपके जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में
इमरजेंसीज अवेलेबल रहती हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई मरीज पहुंचता है अपनी इमरजेंसी लेकर, तो जो फॉर्म भरवाने की और जो मशक्क़तें हैं, क्या ये अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं? वो हैं। अच्छा। हाँ, वो अभी भी हैं और हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ के आना पड़ेगा। हाँ, हाँ। और अपने जूनियर्स को बताना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, आप अपनी मेडिकल एड रखिए, वो किस एरिया में है, क्या है, वो क्या? पुलिस का काम है, वो एक डॉक्टर का काम नहीं है, मतलब ही नहीं है। डॉक्टर का तो डसबुलैन और खास मकसद बस, उसका बस, जिंदगी बचाना है यस, उस यस। वक्त। बिल्कुल। उसका कोई ये मतलब नहीं है कि ये मेडिको लीगल केस है, क्या है, नो नो। इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, आपको डील देखें। करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। नहीं कह सकते। एक चीज़ है डॉक्टर ललिता, बहुत कॉमन है, बड़ा प्रेवलेंट है। ज़रा सा मुझे बुखार आया और सर में दर्द मैंने महसूस किया, तो मेरे घर पे ही पैरासीटामोल है या ऐसी कोई दवाई हैं जो हम खा लेते हैं बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के। क्या ये इमरजेंसी मेडिसिन्स में ये चीज़ शामिल है कि हम अपने घर में भी इस तरह की मेडिसिन्स रखें? आपको लगता है? यस, पैरासीटामोल एक ऐसी दवाई है जो आपको पेन से भी फ्री करेगी, आपको उस टाइम फीवर से भी रिलीफ देगी। ओके। पैरासीटामोल बहुत ही माइल्ड मेडिसिन है, माइल्ड मेडिसिन, इससे कोई एलर्जी नहीं होती। एक उसके अलावा और भी दवाइयाँ, इनसे ब्रूफेन। जी बिल्कुल। ब्रूफेन जो है बच्चों में एलर्जी करती है। अवामुन्नास में एक जो सोच है कि और भी बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो हम जाते हैं मेडिकल स्टोर से सीधा ख़रीद लाते हैं बगैर डॉक्टर के मशवरे के, सोचते हैं कि ये इमरजेंसी है इस वक्त, चलिए ले लेते हैं। तो इस बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे? इसमें मैं कहूँगी केमिस्ट जो है वो डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं, एंड वो अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि ये जो है इनको लाइसेंस मिला होता है ये दुकानों को खोलने का। बिल्कुल। तो वो जो बेसिक देते हैं वो ठीक ही देते हैं। एक सवाल एनेस्थीसिया पर ही मैं कहना चाहूँगा कि किस किस्म की बेदारी आप चाहती हैं कि हमारे लोगों में आए, कि वो जो अवेयरनेस आए कि वो सीधा बाज़ाब्ता तौर पर एनेस्थेटिक से मिले, और क्या ज़रूरत आप महसूस समझती हैं कि पेशेंट को मिलना ही ज़रूर है? बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर कहूँगी कि भाई किसी भी ऑपरेशन से पहले आप ये पूछिए कि आप मेरे को ऑपरेशन बेहोश करके करेंगे, सुन करके करेंगे। वो अपने सर्जन से पूछ सकते हैं और उनको पूछना चाहिए। और अच्छा। हमें कौन बेहोश करेगा ये भी उनका राइट है। अच्छा। ये पेशेंट का, मरीजों का ये राइट है। जहाँ तक इंडिया की बात है, मरीज नहीं पूछता। यहाँ पे मरीज का पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको जो है पूछना चाहिए, और एनेस्थेटिस्ट को तो जरूर करना चाहिए विजिट। अच्छा, नहीं तो एनेस्थेटिस्ट बेड साइड जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसको तो एनेस्थीसिया देना ही है। देना है। कोई भी सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो एनेस्थेटिक्स इस मामले में अब किस तरीके से अवेयर कर रहे हैं लोगों को, आपके पार्ट पर किया जा रहा है? हाँ, I spent 15 minutes on my patient. 15 minutes before any surgery. Next time वो his or she is going to give visit. मुझे उन्हीं से ही एनेस्थीसिया लेना है। मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि जो भी आपने जानकारी एनेस्थीसिया के बारे में दी है हमारे नाजरीन को, और इसके साथ साथ जो आपने क्रिटिकल केयर यूनिट की बात की और बेसिक लाइफ सपोर्ट की आपने बात की, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन को ये बात अब समझ में आई होगी कि हाँ, एक एनेस्थेटिक का जो रोल है, जो किरदार है, वो बहुत अहम है, जिसको किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और नज़रअंदाज करना भी नहीं चाहिए, मिलना चाहिए एनेस्थेटिक्स को। बस आखिरी सवाल यही है कि आप क्या राय और मशवरा हमारे नाजरीन को देना चाहेंगे चलते चलते? मैं यही अपने व्यूअर्स से कहूँगी कि किसी भी सर्जरी से पहले, चाहे वो लोकल है, कुछ पार्ट्स की है, या पूरे शरीर में कुछ कुछ है, उसको अपने एनेस्थेटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ललिता चौधरी आपका, आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और आपने इतनी बेहतरीन जानकारी हमें एनेस्थीसिया के बारे में और बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में दी। हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, सेहत की बात में आज सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो ये आपको अलग किस्म की जानकारी दी गई है, ज़रूर आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और जब भी हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर सर्जरी के लिए जा रहे हैं, वैसे तो हम दुआ करते हैं कि ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो आप अपने एनेस्थेटिक यानी कि एनेस्थीसिया जो आपको देगा उससे मुलाकात ज़रूर करें। हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को यूँ ही देखें। सेहत की बात में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।